हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप में से कई लोगों ने मेरे से एक पूछा था सवाल, सर आने वाले टाइम पीरियड पर इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर क्या होगा। देखो, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल तो मेरे मन में भी है कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर होगा क्या। अब इस सवाल का ना बड़े इंटरेस्टिंग से आंसर है एंड कई सारे जवाब आप लोगों को ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कई जगहों पर मिलते होंगे। पर हमको यहाँ पर ये नहीं जानना कि कौन क्या बोल रहा है, हमको ये जानना है कि एट प्रेजेंट आज के समय पर हमारी मुख्य रिक्वायरमेंट है क्या। आखिर वो कौन सी जरूरतें हैं जिनको हम लोग पूरा कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर। आपको ये चीज समझनी होगी। यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ समझनी है तो आपको यहाँ पर जानना क्या है। आपको सबसे पहले ये जानना है आखिरकार एट प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स कहां पर है, किस जगह पर है। हमारे पास जहां पर 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, उस जगह पर इस वक्त हमारे पास मात्र और मात्र केवल और केवल 30 स्क्वाड्रंस के आसपास हैं। और आप सब जानते हो कि जब से मिग 21 बाइसन रिटायर हुआ है, उसके बाद से तो ये समस्या बहुत ज्यादा विकट हो चुकी है। अभी तक तो हमारे पास एटलीस्ट फाइटर प्लेन्स थे, बट नो डाउट सबको पता है कि भाई वो फ्लाइंग कॉफिन से कम नहीं थे। बट उनके जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद अब फाइनली क्या, क्योंकि ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, इसका सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ता है हमारी सिक्योरिटीज पर। कैसे? तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है, एक बहुत बड़ा ड्रॉ आपको देखने को मिलता है, ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि भाई हमारे पास फाइटर प्लेन्स की बहुत ज्यादा कमी है। एंड इससे भी बड़ी बात, क्या केवल यही है? नहीं, केवल मिग 21 नहीं है। अगर हम लोग मिग 29 की बात करें, अगर हम लोग यहां पर मिराज की बात करें, अगर हम लोग यहां पर और भी कई ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करें, SU-30 की बात करें, तो ये सभी वो फाइटर प्लेन्स हैं जो आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले दशक में रिटायर होने वाले हैं। मतलब विद इन 10 to 20 ईयर्स में कंप्लीटली रिटायर हो चुके होंगे। और हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी? आज के टाइम पीरियड पे हमारे सामने थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं। हमको सिर्फ पता चलता है कि भाई आज के टाइम पीरियड पे पाकिस्तान बहुत तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान मॉडर्नाइज कर रहा है, वो कर रहा है चाइना के थ्रू। चाइना उनको सप्लाई कर रहा है। चाइना ऑलरेडी अपने J-20 बना चुका है, जिनको वो 5th जनरेशन बताता है। हमको नहीं पता कि वो कितने कैपेबल हैं। चाइना इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करता। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आज के टाइम पीरियड पे चाइना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बट फिर भी दुश्मन कैसा भी हो, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और हमको ये चीज चीज पता है, बहुत अच्छे से पता है। एट प्रेजेंट अगर कोई सबसे बड़ा सॉल्यूशन है तो वो क्या है? वो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सर। अब आप कहोगे सर ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होता है? अभी आपको समझा दूंगा जब हम लोग राफेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्या खतरा इतना है? नहीं, खतरा आज के टाइम पीरियड में बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? अगर आप लोग देखोगे, पाकिस्तान एक फ्रंट से तैयार है, दूसरी तरफ से वो बांग्लादेश को भी उकसा रहा है। एंड चाइना तो आपको जानते ही हो, हम लोग ऑलरेडी इनके साथ वॉर लड़ चुके हैं। बट अगर हम 2.5 फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने आप को भविष्य में 3.5 फ्रंट के लिए भी तैयार कर लें। आने वाले टाइम पीरियड पे ये भी हमारे लिए कोई बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में नहीं दिख रहा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं पिछले 1.5 साल से, आपको और मुझे किसी को भी इस चीज पे शक नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम पीरियड पे ये हमारे लिए खतरा ही बनेगा। तो क्यों ना हम अपने आपको 3.5 फ्रंट पे तैयार करें। तो डेफिनेटली ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को 52 स्क्वाड्रंस पूरी कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। बट वो फुलफिल होंगी कैसे? वो जो गैप है, वो गैप पूरा कैसे किया जा सकता है? वो गैप पूरा कैसे किया जा सकता है? वो किया जा सकता है राफेल के थ्रू। अभी समझाऊंगा कैसे। सबसे पहली चीज, अगर आज के टाइम पीरियड पे देखें, 4.5 जनरेशन जिसके साथ हम लोग राफेल, एंड अगर हम लोग बात करें SU-30 MKI, इन सब के बारे में डिस्कशन करें, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राफेल की बात करें तो 4.5 जनरेशन के आसपास वो आता है। फिर आती है हमारी 5th जनरेशन, जिसके बारे में डिस्कशन किया ही जा रहा है आज के टाइम पीरियड पे। इसको लेकर अगर देखा जाए तो सही मायने में अगर कोई है 5th जनरेशन, तो वो F-35 और J-20 जो कि चाइना का है, F-35 USA का है, इनकी बात की जाती है। ये दोनों हैं जो कि पूरी तरह से हैं। अब आप कहोगे सर मैं SU-57 क्यों नहीं बोल रहा? रशिया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, SU-57 में क्या बुराई है? वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सब चीजें अभी केवल पेपर में ही है। F-35 भी पेपर में ही है, सही मायने में देखा जाए तो।
और J-20 तो पूरी तरह से पेपर में है। आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ वो तस्वीरें हैं जो एक्चुअल में सामने वाला आपको दिखाना चाह रहा है, क्योंकि उनको भी इन सबको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए और इंडिया इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट बन जाता है ऐसे में। एंड इसी वजह से आपको ये चीज समझनी होगी। एंड अगर हम लोग बात करें सिक्स जनरेशन, अभी रिसेंटली सिक्स जनरेशन को लेकर डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि इंडिया फिफ्थ जनरेशन तो बना नहीं पा रहा, सिक्स जनरेशन में कैसे पहुंच रहा है। आपको अपने आप को भविष्य के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। ये वो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो आने वाले टाइम पीरियड पर एक बहुत बड़ी वॉर लड़ने में आपको हेल्प करेंगे। ये ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जहां पर आप लोगों को एआई इनेबल्ड मिलेंगे, विदाउट पायलट भी यहां पर ये एयरक्राफ्ट काम कर पाएंगे। ये ऐसे प्लेन्स होंगे एंड डेफिनेटली हमें इनकी रिक्वायरमेंट है भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहली चीज तो ये राफेल जो है हमारा, आखिर क्यों ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। सबसे पहली चीज, जो एक गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को फिल करने में राफेल हमें हेल्प करेगा। हम लोग एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें ना, तो हमको 114 एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा सटीक जरूरत है इस वक्त। अगर ये डील पूरी होती है, कंप्लीटली होती है, अगर ये साइन होती है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, डेसॉल्ट राफेल जो है ना, जो डेसॉल्ट एविएशन है जो बनाती है राफेल, उसने खुद बोला है अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम पूरी तरह से इंडिया में ही करेंगे। एंड उससे भी बड़ी बात, हम लोग ऑलरेडी 36 जो राफेल्स हैं उनको लेकर अपने आप को खुद से तैयार कर रहे हैं। हम अपने जो फाइटर पायलट्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। अब डेफिनेटली जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हम अपनी तैयार करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, राफेल के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी मिसाइल्स को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात, चाहे मेटियोर मिसाइल हो, स्केपल मिसाइल हो, ये सारी मिसाइल्स इससे बहुत अच्छे से फायर होती हैं और ये ऑलरेडी कई जगहों पर वॉर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुका है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे लिए, बहुत ही फ्रूटफुल कंडीशन है ये। इसलिए अब यहां पे अगर कहा जाए सर हम अपना क्यों नहीं बना रहे, डेफिनेटली हम अपना भी बना रहे हैं। हमारे सामने तेजस भी है, बट तेजस को भी डेवलप होने में, इवॉल्व होने में अभी एक टाइम लगेगा। तेजस के साथ साथ हम लोग राफेल के साथ भी बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगती है तो इससे हमको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आगे चलकर जब हम लोग अपना एम का प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस एम का प्रोजेक्ट के लिए हमें एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमें एक सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर हम लोग एम का प्रोजेक्ट में काम करेंगे, आगे चलकर बढ़ाएंगे। नो डाउट, आपको पता है एचएएल को बाहर रखकर यहाँ पे एलएनटी, साथ में कल्याण का जो फोर्ग ग्रुप है उसको रखा गया है, एंड साथ ही टाटा को रखा गया, टाटा एविएशन को रखा गया है। ये लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये टाटा के साथ ही डील होगी आगे चलकर। एंड अब यहाँ पर और एक चीज आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, क्या F-35 के साथ सबसे पहले, क्या ये एक ट्रैप है? डेफिनेटली ट्रैप है। Su-57 क्या ये इल्यूजन है? डेफिनेटली इल्यूजन है। बट ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑन ग्राउंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आखिर ये ट्रैप क्यों है? ट्रैप इसलिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसकी। अमेरिका टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। अगर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा तो फिर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? इवन अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी इजराइल और यूके जैसे अपने एलाइज को, सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज को भी शेयर नहीं करा, तो आपको क्यों करेगा? और रही बात जो लोग कहते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड कोई इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग राफेल को छोड़ दें। सोर्स कोड तो हमको अमेरिका भी देने को तैयार नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे पर सर रशिया तो देने को तैयार है, तो रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगा। तो यहां पे तो आपको समझ में आ गई बात, क्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी साइड। और हाँ, इसमें एक चीज और भी है, आप लोगों ने सुना होगा ना किल स्विच। ये डेटा पूरा का पूरा अमेरिका जाएगा। अमेरिका कल अगर हम किसी ऐसी वॉर में उलझते हैं जहां पे अमेरिका कहेगा मेरा वाला फाइटर जेट इस्तेमाल मत करो, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो अमेरिका सबसे पहले वहां से क्या करेगा, डेटा शेयरिंग बंद कर देगा। फाइटर प्लेन आपके पास है पर जमीन पे खड़ा है केवल दिखाने के लिए। अब आते हैं यहां पे रशिया को लेकर। Su-57 जब लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या? इसके इंजन को लेकर। किसको लेकर? इसके इंजन को लेकर। दूसरी चीज, ये क्या ये कंप्लीटली स्टिल्थ है? नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसके साथ? इसके साथ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बताई आपको, इंजन।
रशिया आज के टाइम पीरियड पे भी अपने उन्हीं पुराने इंजन के साथ काम कर रहा है। वो कह तो रहा है हम एक नया इंजन तैयार कर रहे हैं इसके लिए, बट वो हो नहीं रहा। इंडिया भी इस नए इंजन की डेवलपमेंट में जुड़ा था आकर, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि भाई इसको डेवलप करने में रशिया अपने आप को लगा ही नहीं रहा है, आगे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी वो यूक्रेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज और भी आएगी क्या, अगर पुराने इंजन हैं तो डेफिनेटली हीट सीकिंग बढ़ जाएगी, उससे ट्रैक करना आसान हो जाएगा, स्टेल्थ खत्म। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी आती है कि आज के टाइम पीरियड पे जिस तरीके से रशिया वॉर में उलझा हुआ है, उसके लिए इस इंजन को डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पर टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके हिसाब से भी अपने आप को तैयार कर पाना भी मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने बोला पहले आप इंजन तैयार कर लो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते। बल्कि रशिया यहाँ पे सोर्स कोड सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर हम नहीं कर सकते अभी। ठीक है। दूसरा, इसमें जो रडार होता है इसका, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन था कि भाई इंडिया चाहता है कि हम इसमें अपना रडार यूज करें ताकि हमें बेटर क्या मिल सके, व्यू मिल सके। रशिया ने बोला नहीं यार, वो तो हम नहीं करने देंगे। वो भी एक क्वेश्चन था। वेल, अब बात करते हैं राफेल। तो भाई राफेल भले ही 4.5 जनरेशन का पार्ट है, बट ये अपने आप में सबसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वॉर्स में ये अपने आप को प्रूव कर चुका है। दूसरी चीज, इंडिया की जो कंडीशंस हैं, इंडिया की जो हार्ड टेरेन्स हैं, कहीं पर सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है, हिमालयन हाइट्स देखने को मिल रही हैं, तो वहीं पर कहीं आपको थार जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, वहीं पर कहीं आपको क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया की गर्मी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे लिए एक कोई सबसे ज्यादा परफेक्ट कंडीशन हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि हमको कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जाना पड़े, चाहे हमको समुद्र की तरफ जाना पड़े, चाहे हमको पाकिस्तान की साइड जाना पड़े, चाहे चाइना की साइड जाना पड़े, हम इजीली इस एयरक्राफ्ट के साथ अपने सभी तरीके के ऑपरेशंस को 100% कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर क्या आती है, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हेल्प करता है सर। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, सोर्स कोड नहीं मिल रहा, हम समझ रहे हैं, वो हम अपना डेवलप कर लेंगे जब हम लोग अपना एमका बनाएंगे, हम भी अपना डेवलप करेंगे। और यार सोर्स कोड कोई कंट्री आसानी से नहीं देता। जब अमेरिका किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे रहा, अपने क्लोज एलाइज को नहीं दे रहा, इसराइल को नहीं दे रहा, ठीक है, तो आपको लगता है यहां पर हमको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। हम खुद एक दिन अपना आप डेवलप कर लेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आपको लगता है तेजस के लिए हमने सोर्स कोड डेवलप नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा यार। जब हम लोग तेजस के लिए डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए भी तो कर लेंगे आगे चलकर, जब अपना एम का बनाएंगे। वेल, तो फाइनली आपको यहाँ पर समझ में आ गई सोर्स कोड वाली बात भी, खैर मैंने आपको पहले ही बता दी। अब हमारे लिए जरूरत क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है ओपन आर्किटेक्चर। हमें पता चल सके किस तरीके के विंग्स होने चाहिए, हमें पता चल सके कि डिजाइन क्या होता है, एरोडायनेमिक डिजाइन क्या होते हैं, हमें पता चल सके कि मिसाइल को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, हमें पता चल सके कि हमारे इंजन्स किस तरीके से काम करने चाहिए, किस तरीके के इंजन होने चाहिए, कितनी पावर जनरेट कर सके, कितना थ्रस्ट जनरेट कर सके। ठीक है, फ्लाई करते टाइम इनके सामने किस तरीके का थ्रस्ट आता है, किस तरह की चीजें आती है, हमको ये सब कुछ पता चल सके। तो सोर्स कोड को लेकर आपको एक मिथ डाल दिया गया आपके माइंड में, जैसा कि हमने बताया, और ये मिथ एक्चुअल में टूटना चाहिए। न्यूज चैनल में आकर ये बहुत आसान होता है, अरे यार सोर्स कोड नहीं दे रहे। भाई सोर्स कोड से ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है? आर्किटेक्चर है। किसी बच्चे को आप सबसे पहले क्या इंग्लिश बोलना सिखाओगे या फिर एबीसीडी सिखाओगे? डेफिनेटली आप सबसे पहले उस बच्चे को एबीसीडी सिखाओगे, ताकि उसे एबीसीडी आए, वो अक्षर बनाना सीख ले, अक्षर बनाना सीख ले, मम्मा बोलना सीख ले, डैडी बोलना सीख ले। धीरे 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 करके फिर वो क्या करेगा? अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएगा ना। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, अभी एक कंप्लीट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। भले ही हम लोगों ने तेजस बनाया है, बट अभी भी हमको और ज्यादा चीजें एडवांस करनी है, हमको अभी अपने इंजन्स को बनाना सीखना है, हमको और भी बहुत सारी चीजें करनी है। एंड इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम लोग अपने आर्किटेक्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। अब अगर बात करते हैं एमका के, तो एमका का ब्लूप्रिंट हमको क्या कहता है? हमको एक इस तरीके की स्टिल टेक्नोलॉजी चाहिए जहां पे कंप्लीटली रडार्स की जो भी वेव्स आ रही है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। कंप्लीट स्टिल टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। हमको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर एआई असिस्टेंस मिल सके। हमको क्या मिल सके? एआई असिस्टेंस मिल सके। साथ ही साथ हमको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पे हम लोग 1500 केजी तक का वॉरहेड ले जा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड सबसे बड़ी चीज,
हमको सुपर क्रूज कंडीशन चाहिए ताकि ट्विन इंजन ही वो काम कर सकते हैं, विदाउट ट्विन इंजन आप ये चीज नहीं कर सकते। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, किसको लेकर? एमका को लेकर। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये जाननी है भाई साहब, एमका हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज, इंडिजीनियस प्रोडक्ट होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, हमारी खुद की कंपनियां बनाएंगी। हाँ, अब आपको ये लगेगा कि सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एचएएल को अलग रखा गया। एचएएल को अलग रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये, क्योंकि एचएएल ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी है, वो उनको ही डिलीवर नहीं कर पा रहा। हमारे पास एचएएल ने ऑलरेडी बनाकर तेजस तैयार कर दिए, बट हमारे पास इंजन नहीं आ रहा अमेरिका से, हम उसकी वजह से तो बैठे हुए हैं। ऑलरेडी एचएएल के पास और भी कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से हम लोग डिले हो रहे हैं। तो हमें उन पर भी तो काम करना है, एचएएल को कहीं तो सांस लेने का मौका दो। कैसे वो कर लेंगे एक ही जगह पर इतना सब कुछ? इसी वजह से इस बार हम लोगों ने क्या किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है। अभी जो मैंने आपको बताया है 3 कंपनियां इसीलिए लाई गई हैं, ताकि तीनों मिलकर एक साथ एक जगह पर क्या कर सकें, काम कर सकें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी देश, जिस भी देश में अगर डिफेंस या कोई भी सेक्टर अगर अपनी ऊंचाइयों पर है, बुलंदियों पर है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। आप अमेरिका देख लो, आप अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन देख लो, जनरल इंजीनियरिंग देख लो, या और भी कोई कंपनी देख लो। क्यों हो पाया है? क्योंकि वहां पर इसी तरीके से काम चलता है। एंड इंडिया में भी ये चीज करनी जरूरी है मेरे भाई। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। अब रही बात 6th जनरेशन, क्या हो रहा है आज के टाइम पीरियड पे? यूके एक तरफ, इटली और एक तरफ जापान, इस एक नए 6th जनरेशन को तैयार करने के लिए तैयार है कि हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर फाइनली एक साथ एग्री हो गए हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया को भी लाया जाए। अगर भारत इसका हिस्सा बनता है तो सच में ये भविष्य में हमारी इंडियन एयरफोर्स को बाकी सबसे बहुत आगे लेकर आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसको तैयार करने के लिए कितनी ज्यादा रिसोर्सेस, कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी? बिल्कुल लगेगी सर। आप में से कई लोगों का सवाल है, कई लोग ये कह रहे हैं कि हम 4.5 जनरेशन नहीं बना पा रहे, हमारे तेजस में कमियां हो रही हैं, क्रैश हो रहे हैं, हम लोग राफेल के ऊपर डिपेंड हैं, हमारे पास सोर्स कोड नहीं है राफेल का। ठीक है, हम लोग 5th जनरेशन के ऊपर अभी करना नहीं है काम हम लोगों ने। 5th जनरेशन का टारगेट है 2035 का, कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, उसकी शॉर्टेज लगनी शुरू हो जाएंगी। और हम लोग यहाँ पर 6th जनरेशन, जी हाँ, भविष्य के लिए आपको आज से नहीं सर, बहुत पहले से तैयार करना पड़ता है। आप खुद सोचो, आपके माता पिता ने आपके पैदा होने के समय से पहले से प्लानिंग की होगी, हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, क्या देंगे, ये सब कुछ प्लान किया होगा। आपके पेरेंट्स ने, जब आप फर्स्ट क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में हो गए, उस टाइम पर भी सोचा होगा हमारा बच्चा 12th में जाकर क्या करेगा। सोचो, आपके पेरेंट्स आपकी फर्स्ट क्लास में सोच रहे हैं कि 12th में क्या करेगा। भले ही आप, वो बात अलग है कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, पर आपके पेरेंट्स इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, सेविंग्स कर रहे थे। अगर इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी करेगा तो क्या करेगा, कितना खर्च आएगा, कैसे करेगा, ये सब प्लान करे थे। तो यार ये तो राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए तो आपको और भी पहले से तैयार होना पड़ेगा, ये तो अच्छी बात है। एंड सबसे बड़ी बात, 6th जनरेशन केवल और केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें। एआई को पायलट होगा जो कि पायलट को असिस्ट करेगा। इसके अलावा ड्रोन स्वान्स उसके साथ उड़ सकते हैं। ठीक है, ड्रोन स्वान यूनिट एक उसके साथ उड़ेगी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उसका अपना खुद का एक नेटवर्क कंडीशन होगी। अब ये नेटवर्क कंडीशन क्या है? ताकि कोई इसे इनक्रिप्ट ना कर सके, कोई इनके रेडा, मतलब सॉरी, जो इनकी टेक्नोलॉजी है जिसमें से कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, उसे कोई डिकोड ना कर सके। इन सबको सिक्योर रखने की कोशिश की जाएगी, कंप्लीटली सिक्योर रखने की कोशिश की जाएगी। अब फाइनली ये पूरी की पूरी अगर जर्नी देखी जाए, एक बहुत बड़ी जर्नी है। अब यहाँ पे आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारा और आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमको राष्ट्र के साथ खड़े होना पड़ेगा। हाँ, समय लगेगा, पर एक दिन नहीं, पर एक दिन जरूर ये सब होगा। बट उसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल में नहीं सर, एक लंबे टाइम पीरियड में डेवलप होती हैं।
अगर आप ये सोच रहे हो आज के टाइम पीरियड पे इतनी एडवांस दुनिया हो गई है, हम क्यों नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, हमें समय लगेगा। अमेरिका को भी F-35 बनाने के से पहले कई सारे प्लेन्स बनाने पड़े थे, F-22, F-15 ना जाने कितने बनाने पड़े थे, तब जाकर F-35 आया था। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इससे पहले किया नहीं, हम इससे पहले भी मारुत बना चुके हैं। वो बात अलग है कि बेचारा हमारा जो मारुत था वो पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गया, बट ये सच्चाई है। अगर हम मारुत बना सकते हैं, हम तेजस बना सकते हैं, तो हम 6th जनरेशन भी तैयार कर सकते हैं, हम 5th जनरेशन भी तैयार कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको सरकार के साथ आना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के साथ आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यू शुड डेवलप द नेशनलिस्ट माइंडसेट, यू शुड डेवलप दैट एटीट्यूड कि भाई चाहे कुछ भी हो मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अच्छा है खराब है पर वो मेरा देश है। वेल, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। बट एक चीज और भी कहना चाहूंगा मैं, यहां पे बात सिर्फ और सिर्फ केवल फाइटर प्लेन की नहीं है, यहां पे बात उनको उड़ाने वाले लोगों की भी है, उस जज्बे की भी है जो ये सोचते हैं कल मैं इस चिड़िया को अपने आप उड़ाऊंगा। ठीक है, ये एक अनकंट्रोल्ड मशीन के जैसी है, अनस्टेबल मशीन के जैसी है, क्योंकि इनको उड़ाना किसी नॉर्मल ब्रेन का काम नहीं है सर। जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, जो फाइटर पायलट्स हैं आपके, दे आर हाईली ट्रेंड सर। इनकी कीमत इन फाइटर प्लेन से लाख गुना ज्यादा होती है सर, इनकी वैल्यू लाखों गुना ज़्यादा होती है। इनकी माइंड की स्टेबिलिटी, इनका बॉडी एंड्योरेंस जो होता है, आप लिटरली उसकी बराबरी कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड ऐसे में सवाल उठाना बहुत आसान है आपके लिए, एक एसी रूम में बैठकर किसी न्यूज़ चैनल पे आकर बोलना बहुत आसान होता है। मैंने अभी भी जो आपको बताया वो शायद और शायद केवल और केवल मात्र एक बूंद के बराबर है सागर की। इसमें शायद ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको और मुझे जाननी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हो मैं आपको इसी तरीके से तेजस की, राफेल की या और भी कई प्लेन्स की या और भी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूं, तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।